नमस्कार, कहानी बॉक्स हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अम्मा का स्वाभिमान। आज अमर जब घर लौटा तो घर में हैरान कर देने वाली शांति थी। किसी अज्ञात आशंका के अधीन अपने कमरे की तरफ बढ़ा तो उसे फ़ोन पर बात करती अपनी पत्नी की हंसी सुनाई दी। उम्र भर के लिए अब पास ना भटक देने का इंतज़ाम कर दिया है मैंने। गोद में सर रखना तो दूर, अमर अब अपनी माँ का चेहरा तक देखने को तरस जाएगा। कुछ देर तक उसे समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है, लेकिन जैसे ही उसकी आंखों से पर्दा हटा उसे समझ आ गया कि उसकी पत्नी मंजू ने उसकी अम्मा को घर से निकालने के लिए साजिश रची है। तो उसने दो झन्नाटेदार थप्पड़ अपनी पत्नी के चेहरे पर रसीद कर दिए। अमर ने ठान लिया था कि वह किसी भी हाल में अपनी अम्मा को जाने नहीं देगा। अपने कमरे के एक बैग में कपड़े रखती हुई अम्मा के पैरों में जाकर गिर गया। रोया, गिड़गिड़ाया, हाथ जोड़े, लेकिन अम्मा नहीं मानी। दयनीय बनकर रहना शुरू से ही अम्मा की फितरत में नहीं था। सो अपने आत्म सम्मान की रक्षा करते हुए अम्मा वृद्धाश्रम में रहने चली गई। अम्मा के जाने के बाद उनके तकिए के नीचे से एक लिफाफा मिला। लिखा था, आखिर क्यों एक इंसान अपने आप को परिवार रूपी माला में पिरोता है, केवल इसलिए ना कि हर सदस्य एक दूसरे के सुख दुख का साथी बन सके। लेकिन जब वक्त और विचारों के परिवर्तन से परिवार रूपी माला टूटने लगे तो अकेले मोती की तरह लुढ़कने की बजाय वहाँ से निकल जाना ही बेहतर होता है। मालूम है मुझे अमर की हर समय मेरी आंखों में आंसू होंगे, लेकिन मेरे पास केवल यही एक रास्ता था, तेरी गृहस्थी को बचाने का। एक माँ के दिल के तार अपने बच्चों के दिल से जुड़े होते हैं, और जब ये तार हिलने लगते हैं तो हमें पता चल जाता है कि किसी ने हमें याद कर दिया। जब भी ये महसूस होगा हम जरूर मिलेंगे। तुम सब लोग अपना ख्याल रखना, तुम्हारी अम्मा। पत्थर के पिछले हिस्से पर अम्मा ने वृद्धाश्रम का पता भी लिख रखा था। आशीर्वाद, वृद्धाश्रम, बनारस। अमर 10 वर्ष का था जब उनके पिताजी को लकवा मार गया था। तब से वे व्हील चेयर पर ही थे। उसकी अम्मा ने माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारी कैसे संभाली, ये देखकर अमर दंग रह जाता था। अपने बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और खुशी, अम्मा की दुनिया यही तक सिमट गई थी। जब अमर की नौकरी लगी तो अम्मा के चेहरे पर संतोष की झलक साफ दिखाई दी, जैसे इसी दिन के लिए ही वह जी रही थी। मंजू एक गरीब परिवार की लड़की थी जिसकी अमर के साथ 5 साल पहले ही शादी हुई थी। लाखों रुपए दहेज के प्रस्ताव के बावजूद अम्मा ने गरीब घर की लड़की को ही चुना, ये सोचकर कि वह रिश्ते को अहमियत देगी। शादी के बाद अम्मा ने अपनी बहू को बहुत प्यार और अपनापन दिया। अपनी बहू में उनकी आत्मा बसती थी। उसे सजे संवरने देख अम्मा खुश हो जाती। कोई मंजू की कमियां गिनवाता तो जड़ से मोर्चा संभाल लेती। अम्मा कहती, मेरी दीपा को क्या आता है, लेकिन धीरे धीरे जिम्मेदारियों के बोझ तले सब सीख लिया। शादी के 1 साल बाद अमर एक बेटे का पिता बन गया। माँ का चेहरा खुशी से दमक उठा। प्यार से वह पोते को गोपाल कहकर बुलाती थी। 40 दिन तक अम्मा ने अपनी बहू को बिस्तर से उठने तक नहीं दिया। दीपा को भी बुला भेजा था। ननद भाभी गप्पे मारती और अम्मा चौक संभालती। दीपा कहती, अम्मा अब तो 2 महीने होने को आया, मेरी सास ने तो 11 दिन से ही मुझे खड़ा कर दिया था। अम्मा झट से बोली, तेरे ससुराल में होता होगा ऐसा। अगर मैं थोड़ा बहुत काम कर लूँगी तो मेरा शरीर नहीं गिरेगा। संयुक्त परिवार तो इसी का नाम है कि जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के काम आए। बाबूजी को अपनी बहू पर गर्व था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद सब कुछ बदल गया। उनकी मृत्यु और 13वीं तक अम्मा टूटकर चकनाचूर हो चुकी थी। हालांकि उनका बेटा उनका बेहद ध्यान रखता था, लेकिन आने जाने वाले रिश्तेदार उन्हें बहू से संभल कर रहने की चेतावनी जरूर देते थे कि पति के जाने के बाद पत्नी सब कुछ छिन जाता है। पर अम्मा तो अम्मा ठहरी। उनकी बातें सुनकर अम्मा कहती, जितने मुँह उतनी बातें। मैं ऐसी नकारात्मक सोच से अपने परिवार का वातावरण खराब नहीं होने दूंगी।
लोगों की आवाज़ आई गई हो गई तो अम्मा पुरानी दिनचर्या पर लौट आई। अपने पोते गोपाल के साथ इस तरह हंसती खेलती थी, घर का कामकाज भी करती, लेकिन रात के 9 बजे ही अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके सो जाती। अमर अच्छी तरह समझता था कि 12 बजे तक जागने वाली अम्मा कभी 9 बजे सो ही नहीं सकती। एक रात जब अमर ने अम्मा के कमरे की बत्ती जलती देखी तो उनके कमरे में चला गया। बाबूजी की लिखी डायरी पढ़ते पढ़ते अम्मा रो रही थी। अमर को देखते ही ठिठक कर बैठ गई। तू सोया नहीं अभी तक? आप नहीं सोए तो मैं कैसे सो जाऊं? अम्मा, इस तरह तो आप बीमार हो जाओगी, अमर ने चिंतित स्वर में कहा। अच्छा ही है ना, तेरे बाबूजी के पास चले जाऊंगी। बेशक तेरे बाबूजी व्हील चेयर पर रहते थे, चलने फिरने में लाचार थे, लेकिन उनका साथ ही मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा था। उनके जाने के बाद अब मेरे जीने का मकसद ही क्या रह गया है? सब कुछ तो दे दिया तेरे बापूजी ने मुझे, इतना मान सम्मान और इज्जत भरी जिंदगी। अब तो कोई शिकायत नहीं है मुझे। तुम अपनी गृहस्थी में रम गए हो, पोते का मुंह देख लिया है। अब तो एक एक दिन मेरे तेरे बाबूजी के बिना भारी सा लगता है। ऐसा मत कहो अम्मा, कभी सोचा है मैं कैसे रह पाऊंगा आपके बिन? कहते हुए अमर की आंखों से आंसू आ गए, लेकिन उन आंसुओं के टपकने से पहले ही अम्मा ने उन्हें अपने आंचल में समेट लिया। अम्मा को अकेलापन महसूस न हो, इसलिए अमर ने अपने गोपाल को भी अम्मा के पास ही सोने को कहा। अब अम्मा भी अपना दिल बहलाने के लिए गोपाल को स्कूल बस तक छोड़ने जाती और वापस ले आती। अमर सभी काम अम्मा से पूछकर ही करता था। 1-2 दिन छोड़कर दीपा भी अम्मा से मिलने आती जाती रहती थी। इस तरह घर का माहौल बदलने लगा, लेकिन अब मंजू को हर पल लगने लगा कि उसकी जगह उससे छीनने जा रही है। पति का जरूरत से ज़्यादा अपनी अम्मा के साथ लगाव मंजू को जरा भी पसंद नहीं था। वह आते जाते अमर को एक ही उलाहना देती रहती, तुम्हें तो अपनी माँ के अलावा और कोई नजर ही नहीं आता। इस पर अमर कहता, कुछ ही समय की बात है मंजू, जैसे तैसे समय बीतेगा, अम्मा को भी बाबूजी के बिना रहने की आदत हो जाएगी। दिया बाती की तरह हुआ करते थे अम्मा और बाबूजी। जरा सोचो, अम्मा कितनी अकेली हो गई बाबूजी के जाने के बाद। अरे पिताजी तो मेरे भी गुजरे थे, तब तो 13 दिन की औपचारिकता निभाकर अपने घर चले गए थे आप, और यहाँ 2 महीने से ऊपर हो गए, अभी तक अम्मा को सिर पर बिठाए हुए हो। ऊपर से आपकी बहन अलग से धमक पड़ती है यहाँ। अमर उसे चुप करवा दिया, लेकिन पास के कमरे में बैठी अम्मा ने सब कुछ सुन लिया। उनके तन बदन में आग सी लग गई। सोचने लगी, सुहा गुजरा, वेदव्य मिला, आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा, न ही कोई शिकायत की, फिर भी बहू के मन में मेरे लिए इतनी कड़वाहट क्यों है? क्यों उसे हर समस्या की जड़ मैं ही नजर आती हूँ? इसके बाद अम्मा ने एक अहम फैसला लिया। वह हर रोज शाम को सत्संग पर जाने लगी, प्रवचन सुनती, हम उम्र औरतों के साथ बैठती और फिर लौट आती। लेकिन जब भी अमर के कमरे में जाता, अम्मा वहाँ ना होती। मंजू इस पर भी ताने मारती, कुछ काम धंधा तो है नहीं, रोज शाम को उठकर घूमने निकल पड़ती हैं। एक शाम जब अम्मा घर लौटी तो घर कुरुक्षेत्र का मैदान बना हुआ था। मंजू बुरी तरह से चीख रही थी, मेरी तो किस्मत फूट गई इस घर में। कुछ पैसे अपने शौक के लिए खर्च करना चाहूँ तो वह भी नहीं मिलते। बेटे की जिम्मेदारी है, इसलिए नौकरी भी नहीं कर सकती। अगले दिन अम्मा ने मंजू को प्यार से समझाया, अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम नौकरी कर लो, गोपाल को मैं संभाल लूँगी, 4 पैसे घर में आ जाएंगे तो तुम अपने शौक भी पूरे कर लेना। इसके बाद मंजू ने नौकरी करनी शुरू कर दी। घर का काम और बच्चों की देखभाल अम्मा कर लेती थी। फिर कुछ समय बाद अमर ने अम्मा को 5 लाख रुपए के इंश्योरेंस की एफडी का कागज देते हुए कहा, माँ ये आपका नाम है, इसे आप अपने पास संभाल कर रख लो। अम्मा ने कहा, अरे बेटा मैं क्या करूँगी इतने पैसों का, तुम ही रख लो। अमर बोला, नहीं अम्मा, पैसा आपका है, सुख दुख में आपके काम आएगा। मंजू ने यह सुना तो अपनी किस्मत को कोसने लगी, अमर से झगड़ने लगी। जब अम्मा तुम्हें अपनी जमा पूंजी खुशी खुशी दे रही थी तो तुमने ली क्यों नहीं?
अब तो तुम्हारी अम्मा सारी उम्र इस पैसे पर कुंडली मारकर बैठी रहेगी। दोनों के झगड़े की आवाज़ें अम्मा के कमरे तक आ रही थी। आंसुओं से भरी आंखों के साथ अम्मा सोच रही थी, आखिर ये सब हो क्या रहा है मेरे घर में। इसके बाद अम्मा का रहना मंजू को फूटी आंख नहीं सुहाता था। अम्मा के हर काम में नुक्स निकालना, हर छोटी छोटी बात पर रूठना, हर किसी की बात काटना, ये सब मंजू के व्यवहार का हिस्सा बन गए। बाबूजी को गए 1 साल हो गया था। ब्राह्मण भोज का आयोजन किया गया। अत्यधिक तनाव के कारण अम्मा के घुटनों में दर्द होने लगा था, इसलिए खाना मंजू को ही बनाना पड़ा। अम्मा खाना बनाने में कोई सलाह देगी तो मंजू उसे घूर कर देखती। भोज खत्म होने के बाद मंजू ने हंगामा खड़ा कर दिया और कहा, यहाँ तो अम्मा वृद्ध आश्रम जाएगी, नहीं तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। अम्मा सोचने लगी, जब परिवार के लोग पुराना सामान को पूरी समझ के साथ फेंकने पर उतारू हो सकते हैं, तो भलाई इसी में है कि वह खुद को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दे। ये सोचते हुए अम्मा ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला कर लिया। बेटा, अब मेरी जिंदगी में बाकी क्या रह गया है? मेरे लिए तू अपनी गृहस्थी में दरार मत डाल। अमर के घर लौटने पर अम्मा ने गंभीर स्वर में ये बात कही। अमर को भावुक होते देख कहानी पुत्र प्रेम की बेड़िया बनकर अम्मा को रोक ना सकी। सोचते हुए मंजू तीखे स्वर में बोली, जाना तो अम्मा अभी को है, और रही दरार की बात, तो वह तो कब की पड़ चुकी हैं। अब कहानी दरार से खाई में बदल जाए, ये सोच लीजिए। अपने बेटे की गृहस्थी सही सलामत चाहती हैं तो चली जाइए वृद्धाश्रम। आए दिन अम्मा पर तिरस्कार की बौछार करने वाली मंजू बस इसी इंतजार में थी कि अम्मा कब घर छोड़े और उसे संपूर्ण सफलता मिल जाए। आज अम्मा के जाने के बाद अमर अपनी माँ के लिखे हुए पत्र को पढ़कर फूट फूट कर रो पड़ा। धीरे धीरे 1 साल बीत गया, लेकिन आज भी अमर अपनी माँ के पत्र को पढ़कर उसे सीने से लगाता था। उस पत्र में वात्सल्य से भरा चेहरा नजर आता था, जिसने हमेशा उसे प्यार दिया, जिसने उसे 9 महीने अपनी कोख में रखा, अपने रक्त मांस से सींचा और आंचल की छांव दी। पत्र पढ़ते समय अक्सर उसके आंसू पत्र पर गिर जाते। अब तो पत्र पर लिखे हुए बहुत से शब्द भी उन आंसुओं से धुंधले पड़ चुके थे। एक दिन सुबह अमर ने अम्मा का पत्र खोल दिया। पत्र पढ़ते पढ़ते अमर के मन में विचारों का सैलाब उमड़ पड़ा। मंजू चाय लेकर अंदर आई, लेकिन अमर ने चाय पीने से मना कर दिया। अमर की आवाज़ के भारी बंद से ही मंजू समझ गई कि अम्मा के प्रति अमर की सभी दबी भावनाएं फिर से जाग उठी हैं। मंजू ने उसे कहना चाहा, लेकिन अमर ने उसे रोकते हुए कहा, मैं माँ से मिलने बनारस जा रहा हूँ। अम्मा के प्यार का खिंचाव इतना था कि मंजू आवाज़ देती रह गई, लेकिन अमर तेजी से घर से बाहर निकल गया। ट्रेन की सीट पर बैठे अमर के सामने फिर से वह दृश्य जीवंत हो उठा, जब मंजू ने उसकी माँ अम्मा को इतना अपमानित किया था कि उसे अपना सामान बांधकर घर से जाने के लिए बाध्य होना पड़ा। वृद्धाश्रम अब बस 1 घंटे की दूरी पर था। रास्ते पर स्टेशन पर उतरकर उसका मन हुआ कि 1 कप चाय पी ले। विचार आया कि वृद्धाश्रम में शायद चाय न मिले, लेकिन तुरंत ख्याल आया कि माँ तो बार बार चाय पीती थी। जब वह पढ़ाई करता था तो रात में उसके साथ जागती रहती और हर घंटे कड़क चाय बनाकर लाती थी। विचारों में खोया अमर वृद्धाश्रम के विशालकाय गेट के सामने खड़ा था। वृद्धाश्रम को देखते ही न जाने क्यों उसे ये विश्वास हो रहा था कि उसकी अम्मा यहाँ पूरी तरह सुरक्षित है। अंदर जाकर देखा तो अम्मा अपने कमरे में बैठी एक बच्चे के साथ लाड प्यार कर रही थी। अमर को देखते ही उनकी आंखें भर आई और प्यार भरे स्वर में बोली, अकेली ही आया है, मेरी बहू मंजू और गोपाल कहाँ है? बोलते बोलते अम्मा ने अपनी आंसू भरी आंखें छुपाते हुए इधर उधर देखना शुरू कर दिया। अमर ने अम्मा का हाथ अपने हाथ में लिया। फिर अम्मा बोली, तू बहू को काम पर जाने से रोकता तो नहीं है ना? जानता है जब बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं तो औरत को खालीपन का एहसास होता है, अपनी जिंदगी निरर्थक लगने लगती है।
कहते कहते अम्मा थोड़ी रुक गई और अपने भीतर के दर्द को छुपाने के लिए एक हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर आ गई। बेटे का ध्यान अपने आंसुओं की तरफ न जाए, इस कोशिश में अम्मा तुरंत बोली, अच्छा क्या खाएगा बता, मठरी, पेड़ा या लड्डू। अम्मा पीछे मुड़कर अलमारी में से डिब्बे निकालने लगी। अमर ने पूछा, अम्मा तुम्हें यह सब कौन लाकर देता है। अम्मा बोली, चौकीदार को 20-50 रुपये देकर मंगवा लेती हूँ। वृद्ध आश्रम के पीछे ही अनाथ आश्रम है। गोपाल जैसे बच्चे मिलने आते रहते हैं, कुछ मांगते हैं तो खिलाने का मन करता है। उन्हें खिलाती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे गोपाल को खिला रही हूँ। कहते हुए अम्मा ने लड्डू उसकी ओर बढ़ा दिया। अम्मा की बातें सुनकर अमर की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसे खुद पर ग्लानि हो रही थी कि उसने माँ को यहाँ आने क्यों दिया। ये सवाल आज भी उसकी अंतरात्मा को संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। अम्मा को आश्रम भेजने में मंजू की तत्परता और बेटे की गृहस्थी बचाने के लिए माँ का त्याग, इन दोनों के सामने वह कुछ कर नहीं सका। माँ तुम मेरे खाने पीने की चिंता मत करो, आज तो हम केवल बातें करेंगे, अमर ने कहा और अपनी माँ की गोद में सिर रख दिया। अम्मा उसके सिर में तेल लगाने लगी और पूछने लगी, मंजू कैसी हैं, मेरा बाल गोपाल कैसा है। सवाल करते करते अम्मा की आवाज़ का गीलापन साफ झलक रहा था। अमर खुद को रोक नहीं सका और फूट फूट कर रो पड़ा। मंजू तो पराई थी, लेकिन वह तो अम्मा का बेटा था। अपनी गृहस्थी बचाने के लिए उसने इतनी बड़ी कीमत कैसे चुका दी। क्या उसकी गृहस्थी इतनी कीमती थी कि उसकी बूढ़ी माँ के वात्सल्य के आगे भी छोटी पड़ गई। माँ की गोद में सिर रखकर अमर इतनी शांति मिली कि उसे समय का पता ही ना चला। थोड़ी देर बाद घड़ी की ओर देखा तो वह उठ खड़ा हुआ। भारी स्वर में बोला, अच्छा अम्मा मैं चलता हूँ। अमर की ये आवाज़ सुनते ही अम्मा के मन में एक भूख सी उठी, लेकिन वह अमर के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। इसलिए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उन्होंने उसे विदा किया। आश्रम के पास ही गंगा घाट था। अपने आप को असहाय महसूस करते हुए अमर भीतर ही भीतर तनाव में था। वह कुछ देर गंगा किनारे बैठ गया। उसके मन में केवल माँ ही माँ थी। एक ही बात सोच रहा था, काश मैं कुछ कर पाता। इतना बड़ा ब्रह्मांड, तारे, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा सब अपने दायित्व निभाते रहते हैं, सबका समायोजन, फिर भी हम मानव ही इतने असंतुलित क्यों हैं। सोचते सोचते अमर के मन में अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसने कई बार सोचा कि वह माँ से कुछ क्यों नहीं कह पाया, अपनी आत्मा पर बोझ लेकर क्यों जिंदा है। क्या माँ के प्यार का यही सिला दिया उसने। वह इन्हीं विचारों में था कि अचानक छपाक की आवाज़ आई। किसी औरत की चीख सुनाई दी, बचाओ मेरा बच्चा डूब रहा है, कोई तो बचाओ। उसे दर्द भरी चीख को सुनते ही अमर अपने विचारों से बाहर आ गया। तब तक उसने देखा कि बच्चे को बचाने के लिए माँ भी नदी में डुबकी लगा चुकी है। अब न माँ का पता था न बच्चे का। 3-4 लोग पानी में संघर्ष करते दिखे। थोड़ी देर में बच्चा तो मिल गया, लेकिन माँ ना मिली। लगता था बच्चे को बचाने की कोशिश में माँ ने जल समाधि ले ली। लोग कहने लगे, बेचारा बच्चा अनाथ हो गया। माँ को तैरना नहीं आता था, फिर भी नदी में कूदी, बेचारी डूब गई। ये दृश्य देखते ही अमर के मन में एक विचार कौंधा। अगर वह डूब रहा होता तो उसकी माँ भी यही करती। लेकिन उसने क्या किया। वह अपनी पत्नी के हाथों की कठपुतली बना रहा, केवल इसलिए कि घर की शांति भंग ना हो। बड़े बुजुर्ग तो घर की नींव होते हैं, बिना नींव के घर कैसे टिक सकता है क्या। एक पल में उसने निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने घर की नींव को मजबूत करेगा। सोचते ही वह सधे कदमों से अपनी माँ को वापस घर ले जाने के लिए आश्रम की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह आश्रम में माँ के कमरे की ओर बढ़ा तो सामने का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मंजू अम्मा के चरणों में बैठी थी। मंजू रोते हुए कह रही थी, अम्मा मैंने अमर से बहुत गुजारिश की थी कि एक बार मुझे माँ से मिलना है,
पर वह नहीं माने। मानते भी कैसे? मेरे दुर्व्यवहार के कारण ही तो आपको बेघर होना पड़ा। मैंने हरकत भी ऐसी की थी कि मेरे पति का विश्वास ऐसा टूटा जिसे मैं आज तक वापस नहीं पा सकी। सच बताऊं अम्मा, मेरे दुर्व्यवहार ने मुझे आज ऐसे मुकाम पर ला दिया है जहां रुपया, पैसा, आरामदायक जिंदगी होते हुए भी घर खाली है। आपके रहते मैं निश्चित होकर स्कूल जाती थी, लौटने पर सब कुछ तैयार मिलता था। लेकिन आपके जाने के बाद मैंने जाना कि जो आनंद गोपाल को आपके साथ मिलता था वह महंगे खिलौने कहाँ मिल सकता है। अमर के घर से आपको निकालने के बाद मेरे मन में सवाल उठा कि क्या स्नेह की आंच से माँ की कोमल भावनाओं को पिघलाया नहीं जा सकता। आज मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। अम्मा के सामने अपराधीन बनी मंजू की बातों की सच्चाई जानकर अम्मा की आंखों से भी आंसुओं की धारा बहने लगी। उधर अमर उन दोनों के बीच हुई बातों को सुनकर फूट फूट कर रो पड़ा। अम्मा ने कहा, अमर तू वापस आ गया। अमर ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, अम्मा मैं आज आपको लिए बिना नहीं जाऊंगा। मंजू, अम्मा का सामान पैक करो। अमर ने कहा तो अम्मा ने दोनों को गले लगा लिया। ये दृश्य देखकर वृद्धाश्रम के बाकी लोगों की आंखों में भी आंसू आ गए और अचानक पूरा आश्रम तालियों से गूंज उठा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।